भाग 86। मुझे आप आईएएस बनाना चाहते हैं और खुद खून के रंगे हुए हैं। खून से सने अभिमन्यु को निशा हैरानी से देख रही थी। उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे अभी ने अनिल को मौत के घाट उतार दिया हो। उसकी बात सुन अभिमन्यु चौंक कर उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि निशा उसकी शर्ट पर पड़ी उन छींटों को देख रही है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी हड़बड़ाहट आई। उसने खुद को संभाल कर सामने देखते हुए ही कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें मारा नहीं है, फिलहाल के लिए वो ठीक है। निशा उसकी बात सुन एकटक उसे देखने लगी, जो कि सामने देखते हुए अपने भावों को पूरी तरह से छुपा रहा था। निशा ने कहा, आई डोंट थिंक आपके होते हुए वहां कुछ ठीक होगा। जिस हालात में आप वापस आए हो देखकर तो लग रहा है कि जैसे। निशा इतना ही कह पाई थी कि तभी अभिमन्यु के होठों पर जाने अनजाने में निशा की बात सुन मुस्कुराहट आ गई। उसने उसे बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा, लगता है अब तक आप मुझे अच्छे से समझ नहीं पाई मिसेस मित्तल। अभिमन्यु के इस बात पर निशा सकपका गई और खिड़की की तरफ उसने मुंह कर लिया। उसकी इस हरकत पर अभिमन्यु खुलकर मुस्कुरा दिया। वो फिर से सामने देखने लगा। निशा ने खुद को संभाला और फिर जैसे कुछ कहने के लिए मुड़ी, अभिमन्यु का फोन बज पड़ा। अभिमन्यु ने फोन की तरफ देखा तो फ्लैश हो रहे नाम को देखकर उसका मुंह बन गया। उसने मन ही मन कहा, एक तो इस साले को कबाब में हड्डी बनना है, अब अगर फोन ना उठाया तो यही प्रकट हो जाएगा। उसने अनमने ढंग से फोन उठाया और हल्के से खिड़की की तरफ झुककर कहा, कहिए साले साहब, ऐसी भी क्या आन पड़ी जो हमें याद किया। फोन की दूसरी तरफ पार्थ ने हल्के हैरत भरे भावों के साथ कहा, अभी ये मैं क्या सुन रहा हूँ। अभिमन्यु सीधे होकर बैठ गया और बोला, मुझे क्या पता, तुमने सुना है, तुम ही जानो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पार्थ ने खींच कर कहा, अभी मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अभिमन्यु ने कहा, जानता हूँ कि मेरा नाम अभी है। पार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहा, निशा। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर एक नजर निशा को देखता है और फिर सामने देखते हुए कहता है, वो मेरे सामने है, अगर तुम्हें कोई उसके जैसी दिख रही है या तो वो तुम्हारा भ्रम है या तो कोई हमशक्ल, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। पार्थ फिर से खींचते हुए बोला, तुम्हारी इस बेफिक्री को देखकर तो मरने का मन कर रहा है मेरा। अरे तो जाओ ना, मरो, रोका किसने है। अपनी बीवी और परिवार की फिक्र ना करना, उनका ख्याल मैं रख लूंगा। और फिर थोड़ा सा वो फिर से खिड़की की तरफ झुककर धीमी आवाज में बोला, और तुम्हारी बहन के लिए तो हुई। फिर से वो सीधे होकर बैठ गया। और अगर तुम सोच रहे हो ना कि कैसे मरना सही रहेगा, सो आई कैन गिव यू द आइडिया। देखो, तुम ना गाड़ी समेत खाई के नीचे गिर जाओ, लोगों को यही लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और ज्यादा पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और अगर हुई तो मैं संभाल लूंगा। सो तुम चैन से मरो। अभिमन्यु ने ये सब काफी नॉर्मली कहा। वही निशा तो उसे मुंह खोले देख रही थी कि वो कैसे किसी को ऐसे मरने का आइडिया दे सकता है। पार्थ तो खुद मुंह खोले फोन को देख रहा था। उसने अभिमन्यु से इस सब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। अरे गाड़ी और खाई की क्या जरूरत है, इंसान तो तुम्हारी ये बातें सुनकर वैसे ही मर जाए। पार्थ खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अच्छा तो अब तक मरे क्यों नहीं। पार्थ अब अभिमन्यु से और बेतुकी बातें नहीं करना चाहता था, तो उसने सीधे पॉइंट पर आकर कहा, मुझे तुम्हारी इन बिना मतलब की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अभी मेरी बहन के साथ इतना कुछ हो गया और तुम वहाँ बेंगलोर में अय्याशियां करते फिर रहे थे, पार्टीज एंजॉय कर रहे थे। देखो, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो। इसके आगे पार्थ कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभिमन्यु ने बहुत ही जोर की ब्रेक लगाई थी, जिसकी आवाज पार्थ तक पहुंच गई थी। निशा भी जोरदार ब्रेक के कारण घबराकर उसे देखने लगी। अभिमन्यु ने गाड़ी के डैशबोर्ड में से एक कागज निकाला और अपनी जेब में से कुछ पैसे निशा को देते हुए बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जान, क्या तुम प्लीज दादी की मेडिसिन ले आओगी, एक बहुत ही जरूरी कॉल पर हूँ, ये रही प्रिस्क्रिप्शन। निशा बाहर देखती है तो दोनों मेडिकल स्टोर के बाहर थे। निशा सिर हिलाकर प्रिस्क्रिप्शन लेती है और गाड़ी से उतरकर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ जाती है। फिर अभिमन्यु पार्थ से गुस्से में बोला, क्यों भूल रहे हो कि तुम मेरे साले हो और मैं तुम्हारा जीजा, तुम्हारे घर का दामाद, और जो तुम्हारी बहन है ना वो मेरी बीवी है। वो तुम्हारी बहन है, ये भी मैंने ही बताया है, भूलो मत। पार्थ ने उसकी बात को नजरअंदाज करके कहा, अभी निशा के साथ तुम्हारे चाचा ने, वो सेफ तो है ना। अभिमन्यु ने उसे टोकते हुए मेडिकल स्टोर में खड़ी निशा को देखते हुए कहा, सजा मिल गई है उन्हें और तुम्हारी बहन ने अपने हाथों से दी है, एंड नाउ डोंट यू डेयर टू कॉल मी। इतना कहकर अभिमन्यु ने फोन काट दिया और फिर फोन देखते हुए कहा, हाँ, दुनिया के सभी साले कबाब में हड्डी बनने को ही पैदा हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्थ हैरानी से फोन को देख रहा था। निशा ने मेडिसिन ली और गाड़ी में आकर बैठ गई। अभिमन्यु ने गाड़ी फिर से घर की ओर बढ़ा दी। निशा ने उसे देखते हुए कहा, ये कौन था जिसे आप मारने के लिए आइडियाज दे रहे थे। अभिमन्यु के मुंह से फ्लो में निकल गया, साला। निशा चौंक कर बोली, व्हाट। अभिमन्यु के दिमाग में क्लिक हुआ कि उसने अभी क्या कहा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आई मीन पार्थ था। निशा ने उसे घूरते हुए कहा, तो साला क्यों कहा। अभिमन्यु ने खींच कर कहा, अरे यार, दोस्त तो है नहीं दुश्मन है, तो कभी कभी निकल जाते हैं ऐसे वर्ड्स, और फिक्र ना करो, वो सच में नहीं मरने वाला। फिर मन में कहा, इतनी जल्दी थोड़ी ना पीछा छोड़ेगा वो मेरा। निशा ने ज्यादा पंचायत नहीं की और फिर कहा, वैसे आप खिड़की की ओर झुककर क्यों बात कर रहे थे। अभिमन्यु ने कहा,
मैन स्टॉक बेबी, तुम नहीं समझोगी। निशा उसे अजीब तरीके से देखने लगी। आधे घंटे में दोनों घर पहुंच गए। निशा को ड्रॉप करके अभिमन्यु ऑफिस चला गया। रात में निशा बेड पर बैठी पढ़ रही थी। अभी अभिमन्यु आया नहीं था। तभी निशा के कमरे का दरवाजा खुला। निशा ने नजर उठाकर देखा तो अभिमन्यु को पाया। वो उठी और बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए डिनर लेकर आती हूँ। अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उसे फिर से बिठा दिया और कहा, मेरी मीटिंग होटल में थी, मैं वहाँ से खाकर आया हूँ। निशा सिर हिला देती है। कुछ देर बाद अभिमन्यु फ्रेश होकर आता है। तब तक निशा ने भी अपनी बुक्स बंद कर दी थी। अभिमन्यु आकर बेड पर बैठ गया और फिर निशा से बोला, कल शाम मेरे आने से पहले तैयार रहना, हमें कहीं डिनर के लिए जाना है। तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे खास लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। निशा सिर हिला देती है। अभिमन्यु की आंखों में एक अलग ही चमक थी, ये बताते हुए जिससे निशा को एहसास हो गया कि वो जो कोई भी है अभिमन्यु के लिए बहुत खास है। दोनों फिर लेट जाते हैं। निशा अभिमन्यु से बेड पर कुछ दूरी पर उसकी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी। उसने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। अभिमन्यु ने उसकी पीठ की तरफ देखा और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उसे पेट पर रखकर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी पीठ अपनी सीने से लगाकर उसके कान में कहा, एक बार नजदीक आने के बाद दूर जाने की इजाजत नहीं देता मैं, मिसेस मित्तल। निशा बस मुस्कुरा दी और उसकी बाहों में सुकून से सो गई। अभिमन्यु भी निशा के एहसास में खोकर सुकून से सो गया। क्या प्यार की ये बुनियाद टूटने वाली है या वक्त के साथ और मजबूत होगी अभि और निशा की मोहब्बत? क्या होगा अनिल का हाल? क्या दिव्या करेगी अभि और निशा को दूर करने की कोई साजिश? जानने के लिए सुनिए बेइंतहा मोहब्बत के अगले एपिसोड्स सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 87। और तेज और तेज और तेज, हाँ हाँ तुम कर सकती हो। निशा पसीने से तरबतर हुई जा रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन अभिमन्यु रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। निशा खुद को रोकना चाहती थी, वो अब और नहीं कर सकती थी, लेकिन अभिमन्यु ने आज जैसे सारी हद पार करने का मन बना लिया था। धीरे धीरे निशा की सांसें और तेज हो रही थी। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उसे निशा का बेबसी भरा चेहरा देखकर मजा आ रहा था। वो उसे और अधिक थकाना चाहता था। दोनों इस समय पसीने में भीग चुके थे। निशा थकान भरी आवाज में चिल्ला रही थी, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। लेकिन अभिमन्यु ने फुर्ती से कहा, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है स्वीटहार्ट, इतना जल्दी ही थक जाओगी तो कैसे चलेगा? अभिमन्यु की बात सुनकर निशा के चेहरे पर और ज्यादा हैरानी भरे भाव आ गए। अभिमन्यु आज सच में कुछ अलग ही मूड में लग रहा था और उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो आज निशा को ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और यही सोचकर निशा के दिल की धड़कनें घबराहट से बढ़ जाती है। निशा बैठने ही वाली थी, लेकिन अभिमन्यु काउंट करने लगा। दोनों की एक्सरसाइज अब इंटेंस हो चुकी थी। निशा हांफते हुए कह रही थी, नहीं बस मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन अभिमन्यु ने उसे रुकने ही नहीं दिया। कहा ना, नहीं मतलब नहीं, जब तक पसीने की नदियां नहीं बहने लगती यू विल नॉट स्टॉप, समझी आप मिसेस मित्तल? निशा ने गुस्से में कहा, इतने खड़ूस क्यों बन रहे हैं? क्यों सुबह से मेरी क्लास लगा रखी है आपने? निशा का ये ताना सुनकर अभिमन्यु ने झट से जवाब दिया, क्योंकि यदि अब अगर कोई गलती से आपकी तरफ नजर उठाकर भी देखे तो आप उसका ऐसा हाल करो कि उसकी हड्डी पसली एक हो जाए, एंड इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभिमन्यु ने इस तरह कहा कि निशा उसकी बात मानने से अपने आप को रोक नहीं पाई और जी जान से अभिमन्यु के साथ वर्कआउट करने लगी। अब वो अभिमन्यु का दिल दुखाना नहीं चाहती थी और अगर उसके लिए उसे अपनी सारी हदें पार भी करनी पड़े तो वो उसके लिए तैयार थी। इसके बाद अभिमन्यु काउंट करता रहा और दोनों ने जी भरकर पसीना बहाया। घंटों एक्सरसाइज करने के बाद फिर दोनों अपने अपने काम के लिए तैयार हो गए। इसके बाद दोनों एक साथ घर से निकल गए। टाइम से अभिमन्यु ने निशा को कोचिंग सेंटर ड्रॉप किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। दिन भर दोनों अपने अपने काम में लगे रहे, एक दूसरे को याद करते रहे। शाम के 6 बज रहे थे। अभिमन्यु आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। निशा पहले ही रेडी होकर अपने कमरे में बैठी थी, क्योंकि अभिमन्यु ने पहले ही कह दिया था और निशा अभिमन्यु की बात कभी नहीं टाल सकती थी। अभिमन्यु जैसे ही कमरे में आया निशा को देख खो गया। वो भूल ही गया कि उसे भी अभी रेडी होना है। बस एक टक निशा को देखने लगा। निशा उसे यूं अपनी ओर ताकता देख शर्म से नजरें झुका लेती है। निशा ने सिल्वर कलर की जॉर्जेट की हैवी साड़ी विद सिल्वर स्लीवलेस एंड बैकलेस ब्लाउज पहनी हुई थी। उसके कमर में सिल्वर का ही कमरबंद बांधा हुआ था। एक हाथ में घड़ी थी और दूसरे में ब्रेसलेट। पैरों में उसने सिल्वर कलर की पेंसिल हिल्स पहन रखी थी। बालों को उसने खुला ही छोड़ रखा था, जो कि उसकी पीठ को कवर कर रहे थे। आज वो कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। अभिमन्यु ने अपने कदम निशा की तरफ बढ़ाए, जो कि अभिमन्यु के आते ही खड़ी हो चुकी थी। उसे अभिमन्यु एक नजर गौर से देख रहा था। आज वो सच में बला की खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ने निशा की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, न जाने कितनी ही बार तुम पर फिदा हो चुका हूँ और कितनी बार करवाना चाहती हो फिदा। निशा को अभिमन्यु का यूं उसके करीब आना काफी सुकून दे रहा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए शर्मा कर अभी को धक्का देते हुए कहती है, जाके रेडी हो जाइए, लेट हो जाएंगे।
अभिमन्यु उससे 3 कदम दूर हुआ और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मेरा तुम्हें लेकर जाने का जी नहीं चाह रहा। निशा ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, क्यों? अभिमन्यु ने अपने 3 कदम वापस लिए, यानी कि उसके फिर से करीब जाके उसके चेहरे पर फूंक मारकर कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें देखे, वो भी इस रूप में मेरे अलावा। कैंसिल कर दे? अब तो लग रहा है सिर्फ तुम्हें देखता जाऊं। निशा ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर मित्तल, आपने ही कहा था ना कि खास लोग हैं, और अब कैंसिल करना है आपको? अभिमन्यु ने उसके चेहरे को हथेलियों में थाम कर कहा, मत आइए आप इस तरह से मेरे सामने मिसेस मित्तल। वैसे ही आपको देखकर अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करता हूँ। अगर इस तरह से मेरे सामने आएंगी तो होश खो बैठूंगा। आपसे हर पल मुझे दोबारा मोहब्बत हो जाती है, और वो भी बेइंतहा मोहब्बत। निशा ने नजरें झुका ली। अभिमन्यु ने उसके माथे को पूरी शिद्दत से चूमा और कहा, रेडी होना पड़ेगा, लेकिन डिनर के लिए नहीं, जलन सहने के लिए। आज तो मुझसे वहां मौजूद हर आदमी चलने वाला है। निशा उसे असमंजस से देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके भावों को देखकर कहा, और नहीं तो क्या, अब सभी तुम्हें देखेंगे तो जलन तो होगी ना, उसके लिए अब रेडी तो होना ही पड़ेगा। निशा ने उसे धक्का देकर कहा, बस बातें बनवा लो आपसे, जाइए रेडी हो जाइए, हम नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर मन ही मन कहा, इंतजार तो हम भी कर रहे हैं आपके इजहार का, लेकिन आप न जाने क्या सोच रही है। अभिमन्यु बाथरूम में चला गया। निशा ने बेड पर उसके कपड़े पहले से ही रख दिए थे। निशा अब नीचे चली गई। नीचे वो देखती है कि आरुषि अकेली हॉल में बैठी पड़ रही थी। निशा को देख वो मुस्कुराकर बोली, वाओ भाभी, क्यों मेरे भाई को मारना चाह रही हो? निशा उसे घूरते हुए बोली, आरुषि। आरुषि हंस दी। तभी बाहर से गुनगुनाते हुए आरव आया। निशा को देख वो रुककर निशा को देखते हुए बोला, भाभी, किस पर बिजली गिराने वाली हो? निशा ने आरव की बात सुन अपना सिर पकड़ लिया और मन ही मन कहा, तीनों भाई बहन एक जैसे हैं, ये लोग एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं, जैसे तीनों के बीच में कोई प्लानिंग हो रखी हो। निशा ने उन दोनों से कहा, मैं नहीं बात कर रही आप दोनों से, मैं मम्मी जी के पास जा रही हूँ। दोनों उसकी बात पर हंस दिए। निशा पैर पटकते हुए सुहानी जी के कमरे में जाने लगी तो आरव ने उसे रोक लिया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और फिर तीनों बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी के सीढ़ियों से उतरने की आवाज आई। तीनों ने सीढ़ियों की तरफ देखा तो अभिमन्यु था। अभिमन्यु ने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट पहनी थी। बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। एक हाथ में घड़ी पहनी हुई है। बड़ा ही दिलकश लग रहा था। अभिमन्यु से निशा की नजरें ही नहीं हट रही थी। अभिमन्यु ने निशा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो जानता है कि अब अगर उसने उसकी तरफ देख लिया तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। अभिमन्यु बिना निशा की तरफ देख बोला, चलो चले, माँ को मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। निशा उसकी आवाज सुन होश में आती है और सिर हिला देती है। अभिमन्यु को एहसास होता है कि निशा उसे ही देख रही है। दोनों आरुषि और आरव को बाय बोलकर बाहर चले जाते हैं। गाड़ी में बैठकर दोनों अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। निशा अब भी एकटक अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु ने सामने देखते हुए कहा, अगर तुम ऐसे ही देखती रही ना मुझे, अगर ऐसे ही देखती रही ना तुम मुझे, तो गाड़ी में घर ले जाऊंगा, फिर कमरे में बैठकर दोनों एक दूसरे को देखेंगे। निशा ने उसे एकटक देखते हुए कहा, अब क्या मैं अपने पति को भी देख नहीं सकती? अभिमन्यु के होठों पर यह सुन हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, जरूर देखो जान, पर फिर जब मैंने कंट्रोल खो दिया ना तो शायद तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। निशा उसकी बात सुन मुस्कुराकर चेहरा फेर लेती है और अभिमन्यु भी दिलकश तरीके से मुस्कुरा देता है। निशा फिर उसकी तरफ चेहरा करके कहती है, वैसे आप बताएंगे कि ये खास लोग है कौन और हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, जब वहां जाओगी तो जान जाओगी। निशा सिर हिला देती है। वो खिड़की की तरफ अपना मुंह कर लेती है। हवा से उसके बाल उड़कर उसके चेहरे को चूम रहे थे, जिन्हें निशा झटके से पीछे करती है, लेकिन वो कमबख्त फिर से आ जाते हैं। बालों और निशा के बीच यही जंग छिड़ी हुई थी। अभिमन्यु जब उसकी तरफ देखता है तो उसे ये नजारा काफी हसीन लगा। उसने चुपके से अपना फोन लेकर उसकी फोटो खींच ली और मन ही मन कहा, खुश नसीब है तुम्हारे बाल जो कभी भी आकर चूम कर चले जाते हैं तुम्हें। उफ, अब तो इन जुल्फों से भी जलन होने लगी है। कहाँ जा रहे थे अभिमन्यु और निशा? क्या दोनों की प्यार भरी जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली है कि इन खास लोगों की बात कर रहा था अभिमन्यु? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 88। उफ, अब तो इन जुल्फों से भी जलन होने लगी है। खुश नसीब है तुम्हारे बाल जो कभी भी आकर तुम्हें चूम कर चले जाते हैं। हवा से निशा के बाल उड़कर उसके चेहरे को चूम रहे थे, जिन्हें निशा झटके से पीछे करती है, लेकिन वो कमबख्त फिर से आ जाते हैं। बालों और निशा के बीच यही जंग छिड़ी हुई थी। अभिमन्यु जब उसकी तरफ देखता है तो उसे ये नजारा काफी हसीन लगा। मन ही मन उसके बालों की तारीफ करते हुए उसने चुपके से अपना फोन लेकर उसकी फोटो खींच ली। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने रुकती है।
अभिमन्यु निशा को उतरने का कहकर खुद की सीट बेल्ट खोलने लगता है। निशा भी अपनी सीट बेल्ट खोलने ही लगती है। सीट बेल्ट खोलकर जैसे ही वो अपना हाथ कार के हैंडल की तरफ बढ़ाने लगती है, उसके हाथ के ब्रेसलेट के तारे उसके बालों में अटक जाते हैं। अब तक अभिमन्यु अपनी सीट बेल्ट खोल चुका था। उसने जब निशा को अपने बाल और ब्रेसलेट में उलझे हुए देखा तो कहता है, क्या हुआ मिसेस मित्तल, किसमें उलझी हुई है? निशा ने खींच भरे लहजे में कहा, इन बालों और ब्रेसलेट में। अब दर्द होना शुरू हो गया है बालों में, खिंचाव के कारण। अभिमन्यु कहता है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो उसकी तरफ झुका और उसके ब्रेसलेट के तारे को उसके बालों में से आहिस्ता से निकाल लेता है। निकाल लेने के बाद जैसे वो हल्का सा दूर हुआ, उसके चेहरे के सामने निशा का चेहरा आ गया। दोनों एक टक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अभिमन्यु उसके होठों की तरफ झुका और उसने उसके होठों पर सॉफ्ट किस कर दिया। निशा उसे अपनी आंखों को बड़ी करके देखने लगी और उसने उसे धक्का दे दिया उसकी सीट पर। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। दोनों गाड़ी से उतरते हैं। अभिमन्यु निशा के आगे अपना हाथ करता है तो निशा उसका हाथ थाम लेती है। दोनों फिर साथ में कदम से कदम मिलाते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही उनके पास होटल का मैनेजर आता है और कहता है, मिस्टर मित्तल, मिस रायचंद एंड मिस्टर महेश्वरी आर वेटिंग फॉर यू इन गार्डन। प्लीज कम विथ मी, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। इतना कहते हुए वो मैनेजर उन दोनों को गार्डन में ले जाता है, जहाँ बहुत ही सुंदर सजावट की हुई थी। वहाँ पर और भी लोग बैठे हुए थे। एक तरफ एक गोल टेबल लगा हुआ था जिसके आसपास 6 सीट्स थी। उनमें से 2 सीट्स पर गौरव और दिव्या बैठे हुए थे। दिव्या ने रेड कलर की स्लीवलेस शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो कि उसके घुटनों तक ही आ रही थी। उसका गला डीप था। उस ड्रेस में वो काफी हॉट लग रही थी। वहीं गौरव ने ब्लैक शर्ट के साथ व्हाइट कोट और पैंट पहना था जिसमें वो डैशिंग लग रहा था। दिव्या को तो निशा पहचान गई लेकिन गौरव को नहीं पहचान सकी। दोनों उन दोनों को देख अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। मैनेजर उन दोनों को उनके पास छोड़कर वापस चला जाता है। गौरव और अभिमन्यु एक दूसरे के गले लगते हैं। निशा उन दोनों को देख समझ गई कि अभिमन्यु गौरव के बहुत क्लोज है। दिव्या आगे बढ़कर निशा के गले लगी। निशा अभी कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो झूठी मुस्कान लिए उसके गले लग गई। दोनों कुछ ही पलों में अलग हो गई। दिव्या के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और निशा को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी कुछ नहीं कर सकती थी। अभिमन्यु और गौरव भी अलग होते हैं। अभिमन्यु ने गौरव की बाजुओं को पकड़कर कहा, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं यार हम। ऐसा लग रहा है जैसे एक जन्म हो गया तुझसे मिले हुए। गौरव ने मुस्कुराकर कहा, सही में यार, पता नहीं टाइम कितने जल्दी निकल गया। तभी पीछे से दिव्या बोली, अभी मैं भी हूँ यहाँ, मुझसे भी मिल लो। अभिमन्यु पीछे मुड़कर उसे साइड हक करता है। निशा का उसे यूं हक करना बिल्कुल भी रास नहीं आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। निशा को देख गौरव ने उससे कहा, आप अभी की वाइफ हो? निशा ने फेक स्माइल के साथ सिर हिला दिया। अभिमन्यु की तरफ इशारा करते हुए गौरव ने कहा, ओह, ये पागल तो मुझे भाभी से इंट्रोड्यूस करवाएगा नहीं, मैं ही खुद को करवा देता हूँ। फिर वो निशा की तरफ हाथ बढ़ाता है, मैं गौरव, गौरव महेश्वरी, अभी का सबसे खास दोस्त। निशा मुस्कुराकर सिर हिलाकर उससे हाथ मिला देती है। अभिमन्यु फिर दिव्या से दूर होता है और निशा को साइड से थाम कर कहता है, एंड शी इज माई लाइफ, माई वाइफ, मिसेस निशा अभिमन्यु मित्तल। निशा को उसका यूं इंट्रोड्यूस करवाना अच्छा लगा। अब वो गौरव का हाथ छोड़ देती है। वहीं दिव्या को अभिमन्यु का यूं निशा को पकड़ना अच्छा नहीं लगा। अभिमन्यु ने फिर निशा से कहा, मिसेस मित्तल, यही दोनों है वो खास लोग जिनसे मैं आपको मिलवाना चाहता था। दिव्या और गौरव, इन दोनों ने मुझे हर मुश्किल से मुश्किल समय में सपोर्ट किया है। निशा उसकी बात सुन सिर हिला देती है। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई, अगर ये खास है तो हम क्या है अभी? तुम हमें क्या समझते हो, बताओ जरा। इस आवाज को सुन गौरव और दिव्या कुटिलता से मुस्कुरा दिए और अभिमन्यु और निशा झट से पीछे मुड़े। पीछे पार्थ और राइमा खड़े थे। पार्थ ने ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और कोट पहना था और राइमा ने ब्लू कलर की लॉन्ग स्लीवलेस ड्रेस पहनी थी। दोनों साथ में बड़े प्यारे लग रहे थे। अभिमन्यु को पार्थ को देख बेशुमार गुस्सा आ रहा था, लेकिन इतना अच्छा टाइम वो खराब नहीं करना चाहता था। उसने अपना चेहरा घुमाकर गुस्से से भरी नजरें गौरव पर डाली तो वो उसके कान के पास आकर बोला, मॉम के कहने पर ये सब करना पड़ता है, वरना तू भी जानता है कि मैं भी इसे पसंद नहीं करता। अभिमन्यु उस पर कुछ नहीं बोला। निशा ने भी उसकी बात सुन ली क्योंकि वो अभिमन्यु के साथ ही खड़ी थी। पार्थ और राइमा उनकी तरफ बढ़ते हैं। जहाँ अभिमन्यु को बेशुमार गुस्सा आ रहा था, उन्हें देख निशा बेशुमार खुश थी क्योंकि वो अभी तक यही सोच रही थी कि वो वहाँ बोर हो जाएगी, बट राइमा अब वहाँ थी तो वो खुश थी। उसे लग रहा था कि यहाँ उसका मन नहीं लगेगा, लेकिन सभी के साथ घुलने मिलने के बाद उसे ठीक लग रहा था। राइमा और पार्थ दिव्या और गौरव के गले लगते हैं। फिर पार्थ अभिमन्यु के गले लगता है और राइमा निशा को गले लगाती है। अभिमन्यु जब पार्थ के गले लगता है तो पार्थ से कहता है, तुम मरा क्यों नहीं अभी तक? इतना अच्छा आइडिया दिया था यार। पार्थ ने उसकी बात सुन उसकी पीठ थपथपा कर कहा, अरे अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी नहीं, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से तेरा पीछा छोड़ दूं? अभिमन्यु उससे अलग होकर ना में सिर हिला देता है, जिसे देख पार्थ मुस्कुरा देता है। फिर वो निशा के गले लगता है और राइमा अभिमन्यु के। फिर सभी सीट्स पर बैठ जाते हैं।
अभिमन्यु की एक तरफ निशा बैठी थी और दूसरी तरफ दिव्या। निशा के दूसरी तरफ राइमा बैठी थी। राइमा के साथ पार्थ और पार्थ के साथ गौरव और गौरव के साथ दिव्या। सभी ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया था। फिर गौरव ने निशा से कहा, भाभी आप पहले ये बताओ कि आपकी और अभी की मुलाकात कहाँ और कैसे हुई थी? एक दूसरे के प्यार में पहले कौन पागल हुआ? निशा उसकी बात सुन अभिमन्यु की तरफ देखती है, जो कि पहले ही उसे देख रहा था। दोनों को अपनी चंडीगढ़ वाली पहली मुलाकात याद आती है। निशा फिर गौरव से कहती है, चंडीगढ़ में इनके दोस्त की शादी थी। वो मेरी क्लाइंट और फ्रेंड थी, तो वही पहली बार मिले। गौरव ने कहा, तो पहली नजर का प्यार था? निशा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। वही अभिमन्यु झट से बोला, हाँ। निशा अभिमन्यु का जवाब सुन उसे हैरानी से देखने लगी और बाकी सब लोग इस तरह से देख रहे थे जैसे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। अभिमन्यु ने कहा, मतलब प्यार नहीं पर पसंद। मैं इसे वही पसंद कर चुका था। बाद में धीरे धीरे अगली मुलाकातों में वो पसंद की प्यार में बदल गई। ये पहली और शायद आखिरी लड़की थी, है और रहेगी जिसने मुझे चेंज किया था। निशा शांति से अभिमन्यु की आंखों में देखती रहती है। दोनों के बीच में एक लम्हे के लिए कनेक्शन होता है कि वही एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से निहारते रहते हैं। तभी पार्थ उन्हें टोकते हुए कहता है, तुम दोनों के बीच पहली नजर का प्यार हो या ना हो, लेकिन इस नजर में तो प्यार ही प्यार दिख रहा है। ये सुनकर निशा शर्मा जाती है और अभिमन्यु हिचकिचाते हुए अपनी नजरें निशा की आंखों से अलग करता है। क्या होगा इश्क की इन बाजियों का अंजाम? क्या कोई बड़ी मुसीबत कर रही है दोनों दिलों को जुदा करने की तैयारी? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 89। सृष्टि। अभिमन्यु निशा को प्यार भरी नजरों से देख रहा था और सब उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबके होठों की मुस्कान देख अभिमन्यु भी मुस्कुरा दिया। उसने अपना एक हाथ पीछे किया और निशा की कमर को पकड़ लिया। इसका एहसास पाते ही निशा की मुस्कान छू मंतर हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभिमन्यु अब उसकी सपाट कमर पर अपनी उंगलियां फिरा रहा था, जिससे निशा को गुदगुदी हो रही थी। निशा अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखती है। अभिमन्यु के चेहरे से कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो ऐसी कोई हरकत कर रहा था, बल्कि वो तो ऐसे दिखा रहा था जैसे उसका पूरा ध्यान दिव्या की बातों पर है। निशा ने अपने हाथ से अभिमन्यु का हाथ हटाना चाहा, तो अभिमन्यु ने कमर के साथ उसका हाथ भी पकड़ लिया। अभिमन्यु की हरकत से परेशान निशा ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपना पैर सीधा अभिमन्यु के पैर पर मारा। निशा की हिल जैसे अभिमन्यु को लगी, वो चिल्ला पड़ा, आ! सभी उसे हैरानी से देखने लगे और इसी बीच अभिमन्यु का हाथ निशा की कमर से हट चुका था। दिव्या बोली, क्या हुआ अभी? तुम चिल्लाए क्यों? निशा ने भी अनजान बनते हुए कहा, जी मिस्टर मित्तल, क्या हुआ? अब चिल्लाए क्यों? अभिमन्यु उसे घूरने लगा और बोला, कुछ नहीं हुआ गाइस। दिव्या ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आर यू श्योर अभी? क्योंकि तुम बहुत जोर से चिल्लाए। दिव्या का यूं अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखना निशा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अभिमन्यु की बाजू को कसकर थामकर अपनी तरफ हल्का खींचते हुए कहा, उन्होंने कह दिया ना दिव्या कि वो ठीक है, तो वो ठीक है। अभिमन्यु उसके यूं खींचने पर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। जब उसने निशा की नजरों का पीछा किया तो अपने कंधे पर दिव्या के हाथ पर उसकी नजर रुकी। ये देख अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। उसने अपने एक हाथ से दिव्या का हाथ बड़े प्यार से हटाकर कहा, दीवी मैं ठीक हूँ। दिव्या कुछ नहीं कहती। तभी सबका ऑर्डर आ जाता है। सभी खुद को सर्व कर रहे होते हैं कि सभी की नजर अभिमन्यु पर पड़ती है, जो निशा को और खुद को सर्व कर रहा था। ये देख दिव्या जल भुन गई। उसने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अभी आज तक तुमने हमें तो सर्व नहीं किया। गौरव ने भी उससे यही सवाल किया। निशा भी अभिमन्यु की तरफ उसके सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। अभिमन्यु ने एक नजर निशा को देखा और फिर सभी की तरफ देखते हुए कहा, गाइस नो डाउट तुम सभी खास हो मेरी जिंदगी में, पर मिसेस मित्तल। फिर वो निशा की तरफ देखता है, शी इज समथिंग डिफरेंट, शी इज माई वाइफ। एंड अभिमन्यु मित्तल ये काम सिर्फ अपनी वाइफ के लिए ही करेगा और किसी के लिए नहीं। दिव्या को अभिमन्यु की बात पसंद नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे निशा ने उससे उसका अभिमन्यु छीन लिया हो। लेकिन पार्थ को बड़ी खुशी हो रही थी कि अभिमन्यु निशा को, यानी कि उसकी बहन को ऐसे ट्रीट करता है। वही गौरव ने हंसकर कहा, निशा यू आर द सेकंड गर्ल जिसे अभी ऐसे ट्रीट कर रहा है, वरना ये तो आरुषि तक को ऐसे ट्रीट ना करे। निशा ने नासमझी से कहा, सेकंड मतलब? गौरव ने कहा, इससे पहले ये इस तरह सृष्टि को ही ट्रीट करता था। निशा ने सवालिया नजरों के साथ पूछा, सृष्टि? उसके इस सवाल को सुन सभी अभिमन्यु के अलावा सभी उसे हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु के चेहरे पर किसी भी प्रकार के भाव नहीं थे, लेकिन तभी दिव्या के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दिव्या ने कहा, डोंट टेल मी निशा कि तुम्हें सृष्टि के बारे में नहीं पता। अभी अगर निशा तुम्हारी जिंदगी में इतना ही मायने रखती है तो तुमने अभी तक उसे सृष्टि के बारे में क्यों नहीं बताया? कहीं भूल तो नहीं गई सृष्टि को? दिव्या की बात सुन अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, शट अप। एंड मैंने मिसेस मित्तल को सृष्टि के बारे में नहीं बताया। दैट्स माय मैटर गाइस। मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। गॉट इट? सभी सिर हिला देते हैं। वही निशा की आंखें भर चुकी थी। उसने मन ही मन कहा,
ये तो कहते हैं कि मैं इनकी लाइफ में पहली और आखिरी लड़की हूँ, लेकिन यहाँ तो सृष्टि भी है जिसके बारे में यहाँ सभी को पता है सिवाय मेरे। मतलब इन्होंने मुझसे झूठ कहा। निशा ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और आंसू पी गई। उसने अपने चेहरे पर से शो नहीं होने दिया और वो चुपचाप खाना खाने लगी। उसकी इस चुप्पी को अभिमन्यु समझ रहा था। उसने जैसे ही उसकी कमर पर अपना हाथ रखा, निशा ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बिना कोई हरकत किए खाना खा रही थी। ये देख अभिमन्यु ने गहरी सांस भरकर हाथ हटा दिया और वो भी अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद सभी ने डेजर्ट मंगवाया। निशा अब तक सृष्टि वाले टॉपिक की वजह से चुप ही थी, क्योंकि उसे ये बात काफी हर्ट कर चुकी थी। दिव्या को उसकी ये हालत देख मजा आ रहा था। कुछ देर बाद पार्थ और राइमा निकल गए। गौरव अभिमन्यु से कहता है, यार मम्मा के कहने पर इसे बुलाना पड़ा। तू तो जानता है ना आशा आंटी और मम्मा की दोस्ती। अभिमन्यु ने कहा, कोई ना। गौरव ने निशा की ओर देखते हुए कहा, वैसे भाभी बहुत प्यारी है। अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। तभी गौरव और दिव्या का ड्राइवर उनकी गाड़ी ले आया। गौरव अभिमन्यु के गले लगा और दिव्या निशा के गले लगते हुए बोली, वैसे अच्छा प्यार है अभी का, जो उसने तुम्हें अपनी जिंदगी के सबसे खास लड़की के बारे में नहीं बताया, जिसके बिना एक जमाने में वो जी नहीं सकता था। निशा इस पर कुछ नहीं बोली। दिव्या और गौरव गाड़ी में बैठे और निकल गए। अभिमन्यु और निशा भी अपनी गाड़ी में बैठे और गायत्री भवन के लिए निकल गए। गाड़ी में अभिमन्यु निशा की तरफ ही देख रहा था, जिसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ किया हुआ था। अभिमन्यु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया, जो उसकी लैब पर था। निशा ने कुछ नहीं कहा और ना ही अपना हाथ छुड़ाया। अभिमन्यु ने ये देख कहा, मिसेस मित्तल। निशा ने बिना उसकी तरफ देख कहा, अभिमन्यु को उसके जवाब देने पर सुकून मिला। फिर उसने कहा, कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं, बस आज आपके दोस्तों को देख शिखा की याद आ गई। अभिमन्यु ये सुन गौर से उसे देखने लगा। ये महसूस कर निशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझसे ज्यादा अगर आप सामने रास्ते पर ध्यान देंगे तो बेहतर रहेगा मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु ने फिर उससे नजर हटाकर सामने देखते हुए कहा। उसके हाथ के साथ अपना हाथ गियर पर रखकर कहा, सृष्टि मेरी बहन थी। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे उसके बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं। अभिमन्यु की ये बात सुन जो सुकून और चैन निशा को मिला, वो शायद आज तक उसे नहीं मिला। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, जिसे उसने दबाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं पूछा। अभिमन्यु के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आपने तो नहीं पूछा, लेकिन आपकी नाराजगी जरूर ये सवाल बयां कर रही थी। निशा ने बिना कुछ कहे अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से छुड़ाया और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसके कंधे से सिर लगाकर आंखें बंद कर ली। ये देख अभिमन्यु मुस्कुराकर मन ही मन बोला, जल कुकड़ी, पर जैसी भी है मेरी है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। अभिमन्यु ने निशा की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। ये देख अभिमन्यु ने आहिस्ता से उसकी सीट से उसका सिर टिकाया और गाड़ी से बाहर निकला। उसने उसकी तरफ जाके आहिस्ता से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर चला गया। अंदर सभी अपने अपने कमरों में थे। अभिमन्यु सीधा अपने कमरे में गया और उसने उसे बेड पर लिटा दिया। फिर वो चेंज करने चला गया। चेंज करके उसने निशा को देखा तो उसकी तरफ बढ़ गया। पहले उसने उसकी हील्स उतार कर रखी, फिर उसका कमरबंद निकाला। कमरबंद निकाल कर उसने वो साइड टेबल पर रख दिया। उसने फिर उसकी घड़ी और उसका ब्रेसलेट उतार कर साइड टेबल पर रख दिया। अब वो खुद से बोला, ये सब तो उतार दिया, लेकिन इसकी साड़ी भी इसे काफी चुभेगी, इतनी हैवी भी तो है। अब उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने फिर एक गहरी सांस ली। उसने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। वो अलमारी से अपनी ही एक ब्लैक शर्ट ले आया। उसने सभी लाइट्स भी बंद कर दी, बस ड्रेसिंग टेबल पर एक कैंडल जला दी। अब वो बेड पर बैठा। उसने गहरी सांस ली और जैसे ही उसका पल्लू उतारने लगा, उसके हाथ रुक गए और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभिमन्यु ने खुद से कहा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, पर अभी तुझे करना पड़ेगा, वरना पूरी रात ये डिस्टर्ब होती रहेंगी। उसने फिर आंखें बंद कर ली। वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर उसने उसका पल्लू उसके कंधे से हटाकर उसकी साड़ी निकाल दी। अब निशा शेप वेयर और ब्लाउज में थी। अभिमन्यु ने अब अपने कांपते हाथों के साथ पीछे जाके उसका हुक खोला और फिर जल्दी से ब्लाउज उतारकर उसे शर्ट पहना दी। उसने जल्दी से बटन बंद कर दिए। एसी की सर्द हवा में भी उसके चेहरे पर पसीने के बूंद चमक रहे थे। उसने अब अपनी आंखें खोली और कहा, ये काम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट की तैयारी करने से भी ज्यादा मुश्किल है। उसने फिर गहरी सांस लेकर फिर से आंखें बंद करके उसका शेप वेयर उतार दिया। अभिमन्यु की शर्ट निशा के घुटनों तक आ रही थी। अब अभिमन्यु उसे कंबल से ढक देता है। उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे, जिसकी अभिमन्यु को कोई परवाह नहीं थी। वो भी अब लेट गया और उसने निशा को बाहों में भरकर उसके माथे को चूमा और कहा, गुड नाइट मेरी जान। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कुछ ही देर में गहरी नींद की आगोश में चला जाता है। उसके सो जाने के बाद उसकी गहरी सांसें निशा की गर्दन पर पड़ रही थी। तब निशा ने अपनी आंखें खोली। निशा जाग रही थी। उसने अभिमन्यु के चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। उसने उसके माथे को चूमा और मन ही मन बोली, आज तो आप हार्ट फेल करके ही रहते मेरा। क्या परवान चढ़ेगी अभिमन्यु और निशा की मोहब्बत, या दिव्या की चाल होगी कामयाब? क्या निशा और अभिमन्यु के बीच जगह बना पाएगी दिव्या? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
भाग 90। जब वो मेरे कपड़े बदल रहे थे उस वक्त मैं जाग रही थी, कहीं ये बात मिस्टर मित्तल को पता ना चल जाए। अगली सुबह जल्दी ही निशा की आंख खुल जाती है तो वो अपने आप से बात कर रही थी। आंखें खुलते ही उसकी नजर अपनी ओर देखते अभिमन्यु पर पड़ी। फिर उसने एक नजर अपने कपड़ों पर डाली और मन ही मन कहा, अगर इन्हें पता चला तो जितना ये रात को शर्मा रहे थे उतना ही अब बेशर्म बन जाएंगे। अब क्या करूं? एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। जब अभिमन्यु ने निशा को यूं अपने कपड़ों की ओर देखते हुए किसी सोच में डूबा पाया तो वो बोला, फिक्र मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। निशा ने खुद को संभाला और उसे घूरते हुए कहा, मैं कैसे मान लूं? अभिमन्यु उसकी बात सुन उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर देखा होता तो जरूर कुछ कर दिया होता। निशा उसकी बात सुन घबरा कर बोली, कर दिया होता मतलब? अभिमन्यु उसकी बात सुन उसके ऊपर और झुकते हुए बोला, मतलब ये मोहतरमा कि अभी तुम बदले हुए कपड़े नहीं बल्कि जिस्म पर एक भी कपड़ा ना देखकर हैरान हो चुकी होती। उसकी ये बात सुन निशा की आंखें बड़ी हो गई। उसने उसे धक्का देते हुए कहा, सुबह सुबह कितनी बेशर्मी भरी बातें कर रहे हैं आप। इतना कहकर जैसे ही वो उठने लगी अभिमन्यु ने उसे बेड पर फिर से गिराकर उसके ऊपर आकर कहा, तो तुम बता दो कि कब करनी चाहिए बेशर्मी से भरी बातें, तब कर लिया करेंगे। निशा उसे घूरते हुए बोली, बेशर्मी से भरी बातें करनी ही क्यों है? अभिमन्यु ने यह सुनकर मुस्कुरा कर कहा, ओह, तो बेशर्मी से भरी बातें नहीं बल्कि सीधा बेशर्मी करूं? उसकी बात सुन निशा की आंखें बड़ी ही हो गई। वो सकपका कर बोली, मिस्टर मित्तल, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। अभिमन्यु ने कहा, तो जो भी मतलब हो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर अगली बार तुम मेरे कहने से नहीं उठी और फिर से तुम्हारे कपड़े बदलने की नौबत आई तो। अभिमन्यु ने ये आगे की बात अधूरी छोड़ दी, जिस कारण निशा की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपने थूक को गले से नीचे उतार कर गले को गीला करते हुए कहा, तो? अभिमन्यु उसकी हर मूवमेंट को देख रहा था। उसने उसके होठों के पास झुककर कहा, तो कपड़े सिर्फ उतार दूंगा लेकिन दूसरे पहनाऊंगा नहीं। इतना भी अब शरीफ नहीं हूं मैं। निशा उसकी बात सुन चौंक गई। वैसे गले को गीला करने का एक और तरीका है। निशा को उसकी आखिरी बात समझ नहीं आई, लेकिन जब तक समझती तब तक अभिमन्यु अपने होठ निशा के होठ पर रख चुका था, जिसे देख निशा उसके सीने पर अपने हाथ मारकर उसे खुद से दूर करने लगी। ये देख अभिमन्यु ने अपने एक हाथ में उसके दोनों हाथ पकड़कर बेड के ऊपर कसकर पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को थामकर और गहराई से उसे चूमने लगा। कुछ पल निशा ने बहुत मशक्कत की उससे दूर होने की, लेकिन आखिर में पिघलकर वो भी उसका साथ देने लगी। इसका एहसास पाते हुए अभिमन्यु ने उसके हाथ छोड़ दी। निशा के हाथ अब अभिमन्यु के बालों में थे और अभिमन्यु ने वो हाथ जिससे उसके हाथ पकड़े थे वो हाथ उसके गले पर रख वहां उसे सहलाने लगा। दोनों ही इस एहसास में डूब चुके थे। आखिर में जब निशा को बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी तो अभिमन्यु ने अपने होठ उसके होठ से हटाकर उसकी चिन पर रख दिए और धीरे धीरे उसके होठ नीचे जाने लगे। वो अपने होठ से उसके गले को नापने लगा। निशा आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे अभिमन्यु अपने होश गंवाता ही जा रहा था। आज उसका रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अब निशा के गले पर चूमने के साथ साथ काटना भी शुरू कर चुका था वो, जिससे निशा की आहें निकल रही थी और अभिमन्यु बेकाबू होते जा रहा था। अभिमन्यु ने अब कसकर उसके कॉलर बोन पर काटा, जिस कारण निशा सिसक कर कह उठी, अभिमन्यु। निशा के होठों से अपना नाम वो भी इस पल में सुनना तो जैसे अभिमन्यु के लिए सोने पर सुहागा था। वो अब इस एहसास में पागल हो चुका था। वो लगातार उसके गले को चूमे और काटे जा रहा था। दोनों ही इस एहसास में इतने पागल हो चुके थे कि दोनों को टाइम का एहसास नहीं था। अभिमन्यु के अब हाथ निशा के शर्ट के बटन की तरफ बढ़े जो खोलने के लिए तैयार थे। जैसे ही पहला बटन खोला निशा होश में आ गई। उसने उसके हाथ झट से पकड़कर कहा, मिस्टर मित्तल। अभिमन्यु ने अब चेहरा ऊपर कर निशा की तरफ देखा तो निशा ने आंखों में नमी लिए नाम में सिर हिला दिया। ये देख अभिमन्यु ने बहुत जोर से उसके गले पर काटा, जिससे निशा चीख पड़ी। वहां से हल्का हल्का खून रीसने लगा। इतनी गहराई से अभिमन्यु ने उसे काटा था। अभिमन्यु अब लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसके सीने पर सिर रख लेता है और उसकी कमर के आसपास अपने हाथ लपेट देता है। दोनों आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अभिमन्यु अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और निशा के चेहरे की तरफ देखा। उसने आंखें बंद की हुई थी। अभिमन्यु की नजरें अब धीरे धीरे नीचे आने लगी। उसकी नजरें अब वहां आकर रुकी जहां पर अभिमन्यु ने निशा की शर्ट का बटन खोला था, जहां से उसका क्लीवेज हल्का हल्का दिख रहा था। ये देख अभिमन्यु ने झुककर जोर से वहां काटा, जिसका एहसास होते ही निशा ने झट से अपनी आंखें खोल ली और हल्के से सिसक उठी। अभिमन्यु ने अपने होठ फिर से उसके होठों पर रख पूरी शिद्दत से उसे चूमने लगा। कुछ पलों बाद उसने अपने होठ हटा लिए और उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, मत इम्तिहान लो मेरे सब्र का, अगली बार रुक नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो उसके माथे को चूमकर उठकर बाथरूम में चला गया। निशा अपने आप को संभालती हुई अभिमन्यु को जाते हुए देखती रही। अभिमन्यु को देखकर उसके चेहरे पर आज कुछ अलग ही तरह की मुस्कुराहट दौड़ गई। इसके बाद उठकर वो कोचिंग जाने के लिए तैयार हो गई।
दोपहर के 1 बज चुके थे और निशा अपने कोचिंग सेंटर से निकली थी कि उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि कॉल अजित का है। ये देख वो खुश हो गई क्योंकि इतने दिनों की परेशानी में वो उसे फोन ही नहीं कर पाई। उसने झट से कॉल उठा लिया और कहा, हेलो अजित। अजित ने सामने से शिकायती लहजे में कहा, भूल गई थी ना मुझे? निशा दांतों के बीच जीभ दबाकर बोली, सॉरी यार, वो बहुत ज्यादा लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। निशा अब गाड़ी में बैठ गई जिसको ड्राइवर लेकर आया था। अजित ने कहा, चल छोड़, चल आज मिलते हैं और गपशप करते हैं। निशा कुछ सोचे बिना ही बोल उठी, ठीक है, अभी मैं फ्री ही हूँ, कहाँ मिलना है? अजित ने झट से कहा, एक काम कर, मेरे ऑफिस आ जा। निशा ने ओके कहा और फोन काट दिया। उसने फिर ड्राइवर से कहा, ड्राइवर अंकल, आप गाड़ी मित्तल टेक्सटाइल की तरफ ले चलो। ड्राइवर सिर हिला देता है। कुछ ही देर में निशा मित्तल टेक्सटाइल के ऑफिस के सामने थी। निशा गाड़ी से निकली और बिल्डिंग को देखने लगी। अभिमन्यु के ऑफिस में तो वो पहले भी गई थी, लेकिन यहाँ वो पहली बार आई थी। वो अंदर गई। अंदर जाते ही उसे अनीश जी मिल गए। अनीश जी उसे वहाँ देख हैरत में थे और उन्हें खुशी भी हुई कि उनकी बहू आई है वहाँ। उन्होंने कहा, भाई वाह, आज तो कमाल हो गया। निशा बेटा, आप यहाँ? निशा उन्हें मुस्कुराकर बोली, जी पापा जी, वो आपकी कंपनी में मेरा दोस्त अजित सिंह काम करता है, सो उसी से मिलने आई थी। अनीश जी उसकी बात सुन दिमाग पर जोर डालकर बोले, अजित सिंह? वही जो अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ आया है। निशा हाँ में सिर हिला देती है तो अनीश जी मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत ही मेहनती लड़का है, काफी अच्छा काम किया है उसने अब तक। निशा मुस्कुरा देती है और फिर बोली, पापा जी, अजित का कैबिन? अनीश उसकी बात सुन अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट से बोला, सलीम, ये हमारी बहू है, इन्हें अजित सिंह के कैबिन में ले जाइए और इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो संभाल लीजिएगा। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कंपनी की मालकिन है ये। सलीम सिर हिला देता है। अनीश जी फिर निशा के सिर पर हाथ रखकर चले जाते हैं और सलीम निशा को अजित के कैबिन की तरफ ले जाता है। निशा कैबिन के अंदर जाने से पहले बोली, सलीम जी, आप प्लीज 2 चाय और 2 सैंडविच मंगवा दीजिए। सलीम उसकी बात सुन नजर झुकाकर बोला, श्योर मैम, अगर कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिएगा। इतना सुनते ही निशा मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। क्या धीरे धीरे एक दूसरे के और करीब आते जाएंगे अभिमन्यु और निशा? क्यों अजित ने निशा को अपने ऑफिस में बुलाया था? क्या कोई नई मुसीबत निशा की जिंदगी में दस्तक देने वाली है? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।